हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सुना होगा आप लोगों ने, और ये बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है। लगभग हर एक प्रतियोगी परीक्षा में इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो टॉपिक हमारा चल रहा था उससे डायरेक्टली रिलेटेड है, इसलिए अभी करना जो है ज़्यादा ठीक रहेगा। तो टेंसेस के ऊपर पूरी तरह से बेस्ड है, और इसीलिए अब हम इसको करने जा रहे हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जिसे कहते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव जैसा कि नाम से ही पता है, सक्रिय, क्रियाशील, और पैसिव उदासीन, जो सक्रिय नहीं हो। तो क्या चीज़ इसमें एक्टिव होती है और क्या चीज़ एक्टिव नहीं होती है, वो है सब्जेक्ट। किसी सेंटेंस के अंदर दिया हुआ जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर कोई कार्य कर रहा है तो इसका मतलब जो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। सब्जेक्ट अगर खुद कार्य नहीं कर रहा है तो वो पैसिव वॉइस में है। और इसका पता कैसे चलता है? इट इज़ डिसाइडेड बाय दी वर्ब, क्योंकि वर्ब ही किसी एक्शन को शो करती है, तो पता जो है लगेगा वर्ब से। सबसे पहले तो देखेंगे एक्टिव वॉइस कहते किसे हैं और वो डिसाइड कैसे होता है। If the form of a verb shows that the subject is doing something, it is in the एक्टिव वॉइस। ठीक है, सेंटेंस को पूरा देखेंगे, उसके अंदर जो वर्ब लगी हुई है उसकी फॉर्म से पता चलेगा कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो कोई कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो इसका मतलब पूरा पूरा सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस के अंदर है। इसी तरह से दूसरा है पैसिव। इसमें क्या होता है? If the form of a verb shows that something is done to the subject, something is done to the subject, सब्जेक्ट खुद नहीं कर रहा कुछ,
if the form of a verb shows that something is done to the subject, it is in the passive voice. सेंटेंस की वर्ब को देखने से पता चलता है यदि कि सब्जेक्ट खुद कुछ नहीं कर रहा बल्कि उसके साथ कोई एक्शन हो रहा है तो इसका मतलब वो पैसिव वॉइस के अंदर है. फॉर एग्जाम्पल, he writes a letter. Now in this sentence we see that the subject is he subject है, ये कोई काम कर रहा है. क्या कार्य कर रहा है? राइटिंग का. राइट्स, दिस इज वर्ब. और क्या लिख रहा है? लेटर. ये ऑब्जेक्ट हो गया. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. छोटा सा सेंटेंस है, सिंपल सा. ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है. ही सब्जेक्ट हो गया, राइट्स वर्ब हो गई, अ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया. और इसकी जो वर्ब की फॉर्म है राइट्स, ये देख के हमें पता चलता है तुरंत कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो खुद कार्य कर रहा है. लिखने का कार्य, जो भी एक्शन दिया होता है सेंटेंस के अंदर, वो कार्य सब्जेक्ट खुद कर रहा है. दैट मीन्स इट इज़ इन द एक्टिव वॉइस. ठीक है, ये हो गया एक्टिव वॉइस. और दूसरा a letter is written by him. a letter इधर आ गया, इधर एक्टिव वॉइस के अंदर जो ऑब्जेक्ट था वो इधर आ गया लेफ्ट हैंड साइड में. शुरू में अ लेटर, इट इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग. वर्ब की ये थर्ड फॉर्म आ रही है. पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, इज हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाई आ गया, और उसके बाद में हिम आ गया. ये जो इधर ही था उधर जाकर के हिम में कन्वर्ट हो गया. अ लेटर इज रिटन बाई हिम, ये बन गया पैसिव वॉइस. पहला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है क्योंकि सब्जेक्ट खुद कोई काम कर रहा है, ही राइट्स अ लेटर. और दूसरे वाले में अ लेटर इज रिटन बाय हिम. लेटर खुद कुछ नहीं कर रहा है, ये इधर आके सब्जेक्ट बन तो गया लेकिन कुछ कर नहीं रहा है. समथिंग इज बीइंग डन टू इट, इसके साथ कोई काम हो रहा है. क्या हो रहा है? लिखने का कार्य हो रहा है. तो ये पैसिव वॉइस के अंदर है. ये तो हुई बेसिक बात एक्टिव और पैसिव के बारे में. अब इसके रूल्स the object of the active voice sentence becomes the subject in the passive voice.
रूल, फर्स्ट रूल तो यही है कि जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस का जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा पैसिव में वो सब्जेक्ट बन जाएगा, राइट हैंड साइड से उठ करके लेफ्ट साइड में आ जाएगा। और दूसरा रूल है इसका, द मेन वर्ब इन द passive voice is always in the थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में वर्ब जो हमेशा थर्ड फॉर्म की यूज होती है। और तीसरा रूल है दी एजेंट, और एजेंट किसे कहते हैं, डूअर ऑफ द एक्शन, जो भी कार्य कर रहा है सेंटेंस के अंदर, डूअर ऑफ द एक्शन इज मेंशन्ड आफ्टर बाय। जो कार्य को करने वाला है, जिसको हम क्या कहते हैं, एजेंट या डूअर ऑफ द एक्शन, उसको बाई के बाद मेंशन करते हैं, उसका उल्लेख करते हैं। लेकिन कई बार नहीं भी करते हैं, 90% केसेस में करते हैं। कई बार जो अंडरस्टूड होता है और हमें लगता है कि इसकी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे अपने आप में समझ में आ रहा है, तो नहीं भी लिखते हैं। ये तो हुए इसके कुछ बेसिक जो रूल्स हैं, रूल्स ऑफ कन्वर्टिंग अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के ये रूल्स हैं। बाकी के रूल्स और भी हैं, जो ये तो परमानेंट हैं, कुछ और हैं वो दे डिपेंड ऑन द टेंस ऑफ द सेंटेंस एंड इन दिस वे दे कीप ऑन चेंजिंग। जिस टेंस का प्रयोग उस सेंटेंस के अंदर होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है चेंज हो जाएगी। तो इसको टेंस के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। टेंस हम कर ही चुके हैं, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। 3 broad divisions of tenses are there: present, past and future. Then there are 4 subdivisions of each of them. इनमें से तीनों के 4 सब डिवीजन है, उप भाग किए हुए हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। टोटल कितने हो गए, तीनों के 4 टोटल 12। लेकिन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में ये ध्यान रखना है कि इनमें से 12 आउट ऑफ 12 ओनली 8 कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, 12 के 12 जो टेंस हैं सबका पैसिव बनाना संभव नहीं है। क्यों नहीं है ये बाद में बताएंगे। अभी तो ये जान लीजिए कि 12 जो टेंसेज हैं उनमें से 4 तो ऐसे ही कम हो गए आपके। जो 8 टेंसेज हैं जिनका पैसिव बनता है वो हम करेंगे। जिसमें पहला है, एज पर टेंस चलेंगे। अब सबसे पहला टेंस आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम टेंस नहीं कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। कैसे? क्योंकि सारा जो टॉपिक चल रहा है नया वाला एक्टिव पैसिव वॉइस से टेंस के ऊपर ही डिपेंड है, तो टेंस वाइज चलना पड़ेगा। कौन से टेंस का पैसिव बनता है, कौन से का नहीं बनता, ये भी बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके रूल्स आपको अब तक रट गए होंगे, अच्छी तरह याद हो गया होगा, फिर भी एक बार और बता देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस
वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, या अगर नेगेटिव है, नेगेटिव या इंटरोगेटिव है, तो इसकी जगह पे यहाँ पे डू और डज प्लस नॉट, इनका प्रयोग होता है। ये सब हम कर चुके हैं। पैसिव में क्या होता है अब वो देखना है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है पैसिव का रूल। आपको याद ही होगा, इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है, ये कौन से टेंस में आती है? एक्टिव वॉइस की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पैसिव वॉइस के अंदर ये शुरू में ही आ रही है, इसमें पहले वाले टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ रही है। व्हेन वी चेंज अ सेंटेंस बिलोंगिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, देन दिस फॉर्मूला इज यूज्ड। सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद में ये हेल्पिंग वर्ब इनमें से कोई आ जाएगी, और फिर उसके बाद में ये मेन वर्ब आ गई, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। पहले शुरू में सब्जेक्ट आया हुआ है। इनमें तीन चीज़ें कांस्टेंट हैं जो कि हर एक टाइप के टेंस के अंदर आएगी। जैसे ये सब्जेक्ट है और वर्ब थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है, ये हर एक के अंदर आएगा। चेंज कहाँ होगा? चेंज जो रिमेनिंग पार्ट है बीच में, जो हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब के अंदर ही हेल्पिंग वर्ब जो है इज एम आर, ये चेंज होती रहेगी। ठीक है, हर एक टेंस के अकॉर्डिंग उसकी हेल्पिंग वर्ब जो है लगेगी। तो तीन चीज़ें जो कांस्टेंट हैं उधर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमारा कंसंट्रेशन जो फोकस होगा वो हेल्पिंग वर्ब के ऊपर होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। लता सिंग्स ए सॉन्ग, एक्टिव वॉइस में है, लता एक गाना गाती है। लता सिंग्स अ सॉन्ग एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये जो इसका सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। रूल नंबर 1 says that the object of the active voice sentence becomes the subject in the passive voice। तो सबसे पहले इसको उधर ले आएंगे। A song is sung by
लता। अ सॉन्ग इज संग बाई लता। एक्टिव में क्या था? लता सिंग्स अ सॉन्ग। लता एक गाना गाती है, गीत गाती है, और इसका पैसिव बना अ सॉन्ग इज संग बाई लता। क्या क्या करना पड़ा? सबसे पहले अ सॉन्ग जो ऑब्जेक्ट है वो इधर आ गया, यहाँ का सब्जेक्ट बन गया, और फिर इसकी वर्ब आई, हेल्पिंग वर्ब जो है इज एम आर, इसको लगाने का वही रूल है जो पहले बताया हुआ है। इज किसके साथ लगाते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, एम आई के साथ, बाकी सबके साथ आर लगाना है। ठीक है, ये सब आप, ये सारी बातें बहुत बार बताई हुई हैं, टेंस वाले टॉपिक से आप रिवाइज करते रहें। अ सॉन्ग थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, एक वचन है, एक ही गीत है, इसलिए इज आ गए, हेल्पिंग वर्ब इज आ गई। उसके बाद जो वर्ब है सिंग, गाना, गाने की थर्ड फॉर्म सिंग, सैंग, संग। संग इसकी थर्ड फॉर्म है, और हमें क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म ही चाहिए। ये कांस्टेंट है, हर एक पैसिव वॉइस में वर्ब जो है 99% केसेस में थर्ड फॉर्म में होती है। तो अ सॉन्ग इज संग, और उसके बाद में एजेंट। एजेंट मतलब डूअर ऑफ द एक्शन, करने वाला, उस काम को करने वाला कौन है, उसको पहले, उसके लिए पहले लिखेंगे बाई, इसके द्वारा ये काम किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? लता के द्वारा। ठीक है, तो एजेंट का मेंशन हो गया यहाँ पे कि लता एक गीत गाती है और लता के द्वारा एक गीत गाया जाता है। ठीक है, आई डोंट टेल अ लाई। आई डोंट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। इसमें इसका पैसिव बनेगा। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? अ लाई, झूठ, वो इधर आ जाएगा। फिर एक झूठ है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? इज। अ लाई इज। फिर डोंट, ये नेगेटिव है इसलिए नॉट। फिर झूठ बोलना, टेल। टेल मतलब बोलना, कहना, बताना। टेल, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड। और फिर एजेंट आ जाएगा, कौन, बात किस, ये कार्य कर कौन रहा है? इस तरह से चेंज हो गया ये थर्ड फॉर्म आ गई, यहाँ पे इज का प्रयोग हो गया। फिर ये एजेंट आ गया बाई, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और इधर जो अलाई था वो ऑब्जेक्ट था, इधर आकर के ये सब्जेक्ट बन गया यहाँ पर। अलाई इज नॉट टोल्ड बाई मी, इस तरह से ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, डू यू लाइक मॉडर्न इंडियन फिल्म्स? डू यू लाइक मॉडर्न इंडियन फिल्म्स? सॉरी
डू यू लाइक मॉडर्न इंडियन फिल्म्स। इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा इसको। इसमें यू सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, और चूंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब जो इधर डू शुरू में आई हुई है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का बचा हुआ जो भाग है ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट है। हर एक में नहीं होता कि हर सेंटेंस में जो शेष भाग है बचा हुआ सारा ऑब्जेक्ट होगा, पर इसमें है। ये मॉडर्न इंडियन फिल्म्स, ये पूरा पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। व्हाट डज द रूल नंबर 1 से? अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस सेंटेंस विल बिकम द सब्जेक्ट। ये इधर लाना पड़ेगा, इसको सब्जेक्ट बन जाएगा ये। और मॉडर्न इंडियन फिल्म्स उधर से उठ के इधर आ गया। और फिर अब ये देखना है कि चूंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव ही रहेगा, इसको हम अफर्मेटिव में या नेगेटिव में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, ना कि अफर्मेटिव से या इंटरोगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो रखना इसको इंटरोगेटिव में ही है। लेकिन अब क्या हुआ, सिचुएशन चेंज हो गई। पहले क्या था, यहाँ पर सब्जेक्ट यू था, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग हुआ है इंटरोगेटिव बनाने के लिए, प्रश्नवाचक बनाने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर यह है मॉडर्न इंडियन फिल्म्स, ये प्लूरल है, फिल्म्स है प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब जो बताया था, पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब, एक्टिव की नहीं, पैसिव की इज, एम, आर, उन तीनों में से एक हमें सेलेक्ट करनी है। तो कौन सी करेंगे, क्योंकि प्लूरल है इसलिए आर, इधर आर को ले आएंगे। आर मॉडर्न इंडियन फिल्म्स। अब क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आनी है। लाइक वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म आएगी, अब क्या होती है, लाइक्ड। आर मॉडर्न इंडियन फिल्म्स लाइक्ड। उसके बाद में एजेंट, काम को करने वाला कौन है, यू, उसके पहले बाई लगाना है और फिर यू, और फिर क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि ये इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव ही रहेगा, इसलिए क्वेश्चन मार्क भी लगाना मस्ट है, जरूरी है। अब इसको देखो, डू यू लाइक मॉडर्न इंडियन फिल्म्स, क्या आपको आधुनिक भारतीय फिल्में पसंद हैं। और फिर इसका पैसिव वॉइस में अगर पूछना हो तो आर मॉडर्न इंडियन फिल्म्स लाइक्ड बाय यू, क्या आधुनिक भारतीय फिल्में आपके द्वारा पसंद की जाती हैं। इस तरह का क्वेश्चन बना, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोग पूरे विश्व में इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, पीपल, स्पीक क्या है, मेन वर्ब, इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। पूरा पूरा ऑब्जेक्ट नहीं है, ओनली दिस वन वर्ड इंग्लिश इज ऑब्जेक्ट। बाकी ये देखा जाए तो ये सब क्या है,
ये एडवर्ब है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। एडवर्ब फ्रेज है, क्रिया विशेषण है, उससे मतलब नहीं है। मेन मतलब है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से। तो हमें क्या क्या करना पड़ता है? सब्जेक्ट फाइंड आउट करना, मेन वर्ब को फाइंड आउट करना और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना। ये तीन चीज़ें मस्ट हैं, ये तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर इसको हम अच्छी तरह से कर लेते हैं तो समझ लो आधा काम हो गया। ठीक है, अब इसको चेंज करना है। उठा के किसको इधर लाना है? लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को लेके आना है। स्पीक जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लेके आनी है, स्पोकन। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, थर्ड फॉर्म स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन, उसके बाद में कुछ नहीं करना। और ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अब आप कहोगे एजेंट कहाँ गया? डूअर ऑफ द एक्शन, उस कार्य को करने वाला वो कहाँ गया? पहले में था पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोग पूरे विश्व में इंग्लिश बोलते हैं। और पैसिव वॉइस में क्या हुआ? ऑब्जेक्ट इधर आ गया इंग्लिश, और फिर क्योंकि इंग्लिश जो है वो सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई इज। और फिर क्योंकि मेन वर्ब जो है स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन है, ये आ गई। और उसके बाद में डायरेक्ट एडवर्ब आ गया। क्या नहीं आया? एजेंट। चाहे तो यहाँ लगा सकते हैं लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। बाई लगा करके जो लिखते हैं ना, इसकी जो है ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश इज स्पोकन बाई पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। बाई पीपल ना लिखो, ठीक है, तो भी करेक्ट है। द सेंटेंस इज करेक्ट, रादर इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट, ज़्यादा उचित रहेगा। क्योंकि एजेंट तभी मेंशन करना चाहिए जब उसकी आवश्यकता हो। इस सेंटेंस के अंदर इसकी आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। इंग्लिश इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, अंग्रेजी पूरे विश्व में बोली जाती है, लोगों के द्वारा ही बोली जाती है, अंडरस्टूड है, नेचुरल है। तो इसलिए बाई पीपल लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लिख भी दिया तो रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन नहीं लिखना चाहिए। तो ये हुए रूल्स इसके, हाउ टू चेंज a sentence belonging to the present indefinite tense from active voice to passive voice। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं? हमने साधारण वाक्य भी ले लिया, नेगेटिव का भी ले लिया और इंटरोगेटिव का भी ले लिया। इंटरोगेटिव में एक और क्वेश्चन होता है, बताया हुआ पहले आपको, WH टाइप क्वेश्चन भी होता है, वो भी देख लो। Why do you beat this child? Every day। ठीक है, ये क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, बिगिनिंग विद WH टाइप क्वेश्चन वर्ड। Why do you beat this child every day? आप इस बच्चे को रोजाना क्यों पीटते हो? अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। ऑब्जेक्ट कहाँ है?
सबसे पहले तो सब्जेक्ट यू, बीट क्या है, वर्ब, ऑब्जेक्ट कहाँ है, दिस चाइल्ड, दिस चाइल्ड ऑब्जेक्ट हो गया, और ये एवरीडे क्या है, ये एडवर्ब हो गया, और इधर ये हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, ठीक है। वाई डू यू बीट दिस चाइल्ड एवरी डे। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वाई, WH क्वेश्चन वर्ड, वो अपनी जगह पे रहेगा, और फिर ये देखना है कि ऑब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ऑब्जेक्ट दिस चाइल्ड है, क्योंकि ये सिंगुलर है, एक वचन है, कौन सा हमारा जो ऑब्जेक्ट है दिस चाइल्ड, उसको उठा के इधर लेके आना है, और उसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो ये सिंगुलर इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट इधर, वाई इज दिस चाइल्ड, और अब क्या करना है, मेन वर्ब जो बीट, बीट की थर्ड फॉर्म लगानी है। क्या होती है बीट की थर्ड फॉर्म, बीटन, बीट बीट बीटन। तो वाई इज दिस चाइल्ड बीटन, और फिर एजेंट, पीटता कौन है, यू, तो बाई लगा करके यू आ गया, और फिर एडवर्ब आ गया जो भी दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन मार्क। वाई इज दिस चाइल्ड बीटन बाई यू एवरी डे। एक्टिव में क्या है, वाई डू यू बीट दिस चाइल्ड एवरी डे, आप इस बच्चे को रोजाना क्यों पीटते हैं। पैसिव क्या बना, वाई इज दिस चाइल्ड बीटन बाई यू एवरी डे, ये बच्चा रोजाना आपके द्वारा क्यों पीटा जाता है। इस तरह से ये इसका पैसिव बन गया। लर्नड हाउ टू चेंज अ सेंटेंस बिलोंगिंग टू द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, ये हमने आज सीखा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।